मूवी की शुरुआत एक ऑर्फेनेज से होती है जहां पर काफी सारे अनाथ बच्चों को रखा जाता है। यही दिखाई पड़ते हैं फ्रांसिस और कैसिडी। फ्रांसिस काफी ज्यादा डरी हुई होती है तो कैसिडी उससे पूछता है कि आखिर डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। तो फ्रांसिस कहती है कि उसके म्यूटेशंस तेजी से बढ़ रहे हैं और वो धीरे धीरे करके एक पावरफुल म्यूटेंट में बदलती जा रही है। साथ ही वो काफी ज्यादा डरी हुई भी होती है। कुछ लोग फ्रांसिस को जबरदस्ती ले जाते हैं, जिस पर कैसिडी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रांसिस को एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाया जाता है, मगर बीच रास्ते में ही फ्रांसिस अपनी वॉइस की सोनिक पावर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करती है। फ्रांसिस की साउंड पावर की वजह से पूरी पुलिस वैन पलट जाती है। घबराया हुआ एक पुलिस वाला फ्रांसिस को गोली मार देता है और वो वैन के बाहर गिर जाती है। बेहोश हो रहे पुलिस अधिकारी को लगता है कि फ्रांसिस मर गई है। इसके बाद फ्रांसिस को रेवनक्राफ्ट के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर फ्रांसिस के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। फ्रांसिस को जानबूझकर एक न्यूज़पेपर दिया जाता है जिसमें यह छपा होता है कि क्या कैसिडी को मौत की सजा दी जाएगी। कैसिडी एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर होता है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ खास एविडेंस ना होने की वजह से उसकी डेथ सेंटेंस बीच में ही रुकी हुई थी। वहां पर खड़ी डॉक्टर फ्रांसिस से ये कहती है कि कैसिडी को मौत की सजा जरूर मिलेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव पैट्रिक एडी के साथ बात कर रहा होता है। एडी पैट्रिक को ये कहता है कि मुझे कैसिडी से कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। जवाब देते हुए एडी कहता है कि आखिर मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो वो मुझसे ही बात करना चाहता है। पैट्रिक उसे कहता है कि कुछ खास बातें हैं जो वो तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहता है। डिटेक्टिव की बातों से एडी के शरीर में मौजूद एलियन वेनम बाहर निकलकर पैट्रिक को खाने की कोशिश करता है, मगर तभी एडी उसे रोक लेता है। एडी कैसिडी से मिलने के लिए मान जाता है और एक जेल के अंदर एडी ब्रॉक क्लेटस कैसिडी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद अब दोनों के बीच में बातचीत होती है तो एडी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो क्लेटस कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज़ पब्लिश करना है, जिसके बदले में वो उसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा जिसमें वो बताएगा कि आखिर उसने जितने भी कत्ल किए उनके पीछे का राज क्या था। इसके बाद एडी वहां से निकलने लगता है, तभी कैसिडी उसे रोक लेता है और उसका ध्यान दीवार पर बनी हुई कुछ आकृतियों की तरफ दिलाता है। चित्र में कुछ ग्रेव्स यानी कि कब्रें भी बनी हुई होती हैं, जिसे देखकर वहां से एडी निकल जाता है। जाते जाते कैसिडी एडी से कहता है कि मुझे भूल मत जाना। बाहर आते ही डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से पूछता है कि आखिर अंदर क्लेटस ने तुमसे क्या कहा, जिस पर एडी कहता है कि अभी तक तो उसने कुछ भी नहीं बताया, मगर मेरी कार्रवाई उस पर जारी है और वैसे भी ऐसे चीजें पता करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। घर पहुंचकर वेनम एडी को जेल की दीवार पर बने हुए सारे डायग्राम्स को डिकोड करने में मदद करता है और उसे एक लोकेशन बताता है जहां पर कैसिडी ने सारी डेड बॉडीज को छुपा कर रखा था। एडी की मदद से पुलिस को वो डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें कैसिडी ने मारा होता है। इससे कैसिडी को मौत की सजा सुना दी जाती है। सीक्रेट लोकेशन में कैद फ्रांसिस को भी इस खबर के बारे में पता चल जाता है। कैसिडी को ये लगने लगता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है। अगले सीन में वेनम एडी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुर्गियां खा खा कर अब वो थक चुका है और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए बेकरार है। हर बार की तरह दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें देख पाते हैं कि एडी मिसेस चेन के पास जाता है, लेकिन चॉकलेट ना होने की वजह से वो एक पोल्ट्री फार्म चला जाता है जहां पर वेनम मुर्गियों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। यहाँ पर एडी की एक्स गर्लफ्रेंड एन का कॉल एडी के पास आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाती है। इन दोनों की मुलाकात होती है, मगर उस वक्त भी एडी वेनम के साथ ही बात करता रहता है। इसलिए एन उससे पूछती है कि क्या वेनम अब भी तुम्हारे साथ है, जिस पर एडी कहता है कि नहीं, वेनम तो मर चुका है। एन एडी को बताती है कि उसकी और डैन की एंगेजमेंट हो चुकी है। एडी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कुछ नहीं कहता। तभी एन कहती है कि वेनम तुम कैसे हो, मैं जानती हूँ कि तुम उस वक्त एडी के शरीर में ही हो, प्लीज एडी का ख्याल रखना। यहाँ पर सीन अगले दिन की तरफ शिफ्ट होता है। वेनम खुद ही अपना खाना पका रहा होता है और वेनम एडी को एक तगड़ा नाश्ता करने के लिए कहता है, क्योंकि जब तक एडी नहीं खाएगा तब तक वेनम को भी कुछ नहीं मिलेगा। मेल बॉक्स चेक करने पर एडी को एक लेटर मिलता है जिसे कैसिडी ने भेजा होता है।
इस लेटर में कैसिडी ने अपनी मौत की सजा का जिम्मेदार एडी को बताया। कैसिडी इमेजेस के जरिए अपनी पुरानी करतूतों के बारे में भी बताता है कि अगर वो पैदा न होता तो उसकी दादी को कौन मारता और उसकी मॉम को बाथ टब के भीतर करंट डालकर कौन मारता। कैसिडी ये बताता है कि सब कुछ होने के बाद में उसके डैड ने उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया जहाँ के बच्चे उसे बहुत मारते थे। फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हो गई जो कि एक म्यूटेंट थी। दोनों के ही बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आगे लेटर में ये लिखा होता है कि वो बस आखिरी बार एडी से मिलना चाहता है, जिस पर अब एडी भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि एडी कैसिडी से मिलने जेल में जाता है, जहां पर कैसिडी उसे ये कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हुई तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही होगे, और साथ ही ये भी कहता है कि एडी तुम इंसानियत के नाम पर एक कलंक हो। ये एक चाल होती है जहां पर कैसिडी एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, जिससे कि वेनम को भी धीरे धीरे उस पर गुस्सा आने लगता है, और फिर वेनम एडी के शरीर से बाहर निकलकर कैसिडी को मारने की कोशिश करता है, मगर शातिर कैसिडी वेनम के हाथ को पकड़कर अपनी दांतों से काट लेता है और उसका खून चूस लेता है। कैसिडी उससे कहता है कि उसने पहले भी खून को चखा है, मगर तुम्हारा खून बिल्कुल अलग है। कैसिडी ने वेनम को काटा था तो उसका एक छोटा सा अंश भी कैसिडी के शरीर में चला जाता है, और यहीं से जन्म होता है कॉर्नेज का। नेक्स्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि एडी अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर वेनम उससे माफी मांग रहा होता है कि उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। एडी वेनम से कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुमने कैसिडी को मार दिया होता तो उसकी मौत का इल्जाम सीधा मुझ पर आता, और दोनों एक बार फिर से लड़ाई करने लगते हैं। वेनम एडी से कहता है कि तुम एक लूजर हुआ करते थे और मैंने तुम्हें हीरो बनाया है। एडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो वेनम को यहाँ से चले जाने को कहता है। वेनम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो पूरे घर में तोड़फोड़ मचाने के बाद एडी की बाइक को भी तोड़ डालता है और एडी के शरीर को छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि कैसिडी को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी जा रही है, लेकिन कैसिडी के शरीर में मौजूद वेनम के शरीर का अंश इस इंजेक्शन की वजह से रिएक्ट कर जाता है और कैसिडी के शरीर में एक नए सिम्बियोट का जन्म होता है। यहीं से कॉर्नेज अपने असली रूप में आ जाता है और वो जेल के पुलिस वालों को मारकर खा जाता है। टीवी देखकर एडी को यह पता चल जाता है कि कैसिडी जेल से फरार हो चुका है। तभी वहां पर एडी से मिलने के लिए डिटेक्टिव पैट्रिक आता है और उस पूरे मामले का जिम्मेदार एडी को ठहराता है। इसके जवाब में एडी कहता है कि वैसे भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर कैसिडी वहां से भागा कैसे। एडी के शरीर से अलग हुआ वेनम अलग अलग लोगों के शरीर में घुसता है, लेकिन कमजोर शरीर होने की वजह से उसे बार बार ऐसा करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम कैसिडी को देखते हैं जो एक कार चुराकर भाग रहा होता है। अब कार्नेज ने कैसिडी के शरीर को अपना घर बना लिया था, ठीक वैसे ही जैसे एडी के शरीर में वेनम रहता है। कार्नेज यहाँ पर कैसिडी से कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ अभी एक और सिम्बियोट है जो वेनम है, और वेनम को खत्म कर दिया जाए तो पूरी दुनिया पर सिर्फ उनका ही राज होगा। जिस पर कैसिडी कहता है कि सबसे पहले तो उसे अपने पार्टनर यानी कि फ्रांसिस को छुड़वाना होगा, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। कैसिडी को खोजते हुए एडी उस ऑर्फनेज में पहुंचता है जहां पर कैसिडी को रखा गया था। एडी पैट्रिक को कॉल करके पूछता है कि आखिर एफबी का मतलब क्या है। डिटेक्टिव पैट्रिक बताता है कि एफबी का मतलब फ्रांसिस बोरिसन है। कैसिडी एक शॉप में जाकर उसके ऑनर को जान से मार देता है और वहां के कंप्यूटर को हैक करके सीक्रेट लोकेशन रेवनक्राफ्ट के बारे में पता कर लेता है। फ्रांसिस को यहीं रखा गया था। रेवनक्राफ्ट में जाकर कैसिडी सबसे पहले वहां के डॉक्टर को मारता है और फिर फ्रांसिस से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर अब ये दोनों आमने सामने आकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर कैसिडी फ्रांसिस की मुलाकात कार्नेज से करवाता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। कैसिडी और फ्रांसिस का पीछा करते हुए पुलिस वहाँ आती है, लेकिन कार्नेज के सामने कोई टिक नहीं पाता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वेनम एक कमज़ोर शरीर को लेकर किसी तरह से मिसेस चेन की दुकान तक पहुँचता है और उससे कुछ खाना और चॉकलेट मांगता है। एडी को छोड़ देने के बाद वेनम कई दिनों से भूखा था और कमजोर शरीर में वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। अभी तक एडी को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि कल रात को जो हमला हुआ है उसके पीछे एडी का हाथ है। लॉकअप से एडी अपनी एक्स एन को फ़ोन करता है। एडी एन को बताता है कि वो और वेनम अब साथ में नहीं हैं। एडी यहीं पर एन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर वेनम को ढूंढ ले, क्योंकि वेनम ही कॉर्नेज को हरा सकता है।
एन सीधे मिसेस चेन की शॉप में पहुंचती है क्योंकि वो जानती है कि वेनम को खाना यहीं से मिलता है। मिसेस चेन की बातों को सुनकर एन को ये पता चल जाता है कि वेनम खुद मिसेस चेन की बॉडी में ही घुसा हुआ है। एन वेनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को उसकी जरूरत है, जाकर उसकी मदद करो। ये सब सुनने के बाद वेनम फाइनली एडी से मिलने को तैयार हो जाता है। आगे की कहानी में कैसिडी और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो पूरे शहर के अंदर तबाही मचाते हुए घूम रहे होते हैं। यहाँ पर कैसिडी की बॉडी से निकलकर कार्नेज कहता है कि उसका अगला शिकार वेनम है, यानी कि एडी। एन के शरीर में घुसकर वेनम एडी से मिलने आता है और फिर वो एडी के शरीर में प्रवेश करता है, जिसके बाद वो पुलिस से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। फ्रांसिस को डिटेक्टिव पैट्रिक ने गोली मारी थी, इसलिए कैसिडी पैट्रिक को पकड़ लेता है और एडी को खत्म करने के लिए वो एन को चारा बनाते हुए उसे भी पकड़कर कैद कर लेते हैं। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि फ्रांसिस और कैसिडी शादी कर रहे होते हैं। यहाँ पर एन को खोजते हुए एडी भी पहुंच चुका होता है। एडी को देखते हुए कैसिडी के शरीर से कार्नेज बाहर निकलता है, जिसे देखकर वेनम एकदम से डर जाता है और वापस एडी के बॉडी के अंदर घुस जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। वेनम उसे कहता है कि ये राइट वेन है, यानी कि कार्नेज। ये काफी ज्यादा होशियार, तेज, चालाक और ताकतवर होता है, जिसके रिप्लाई में एडी कहता है कि तुम बस बाहर आ जाओ और उसके बदले में तुम जिसे चाहो उसे खा सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ये सुनकर तो वेनम बाहर आता है और कार्नेज तथा वेनम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में वेनम कार्नेज के आगे टिक नहीं पाता है और अधमरी हालत में पहुंच जाता है। लड़ाई के दौरान फ्रांसिस भी अपनी वोकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन इस आवाज से कार्नेज को प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए कार्नेज फ्रांसिस को भी रोकने की कोशिश करता है। कार्नेज की पकड़ काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से फ्रांसिस का दम घुटता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसे देखकर कैसिडी को गुस्सा आता है और वो कार्नेज को अपनी बॉडी से दूर हटने के लिए कहता है। लेकिन अब जैसा कि कार्नेज का पूरा कंट्रोल कैसिडी की बॉडी पर होता है, तो वो उसे डिटैच नहीं करने देता। कार्नेज और कैसिडी की आपसी लड़ाई को देखकर वेनम एडी से कहता है कि देखो, कार्नेज का कंट्रोल कैसिडी पर नहीं है। यहाँ पर एडी वेनम से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही एक परफेक्ट मैच हैं और हमारे अलावा और कौन सा परफेक्ट मैच इस दुनिया में हो सकता है। जिसे सुनकर वेनम फिर से खड़ा होता है और कार्नेज पर हमला कर देता है। लंबी जंग के बाद कार्नेज वेनम पर हावी होने लगता है और वेनम लगभग मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। इस बीच फ्रांसिस की आंखें खुलती हैं और वो सोनिक साउंड निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कार्नेज उसे धक्का दे देता है। फ्रांसिस नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो अपनी आवाज की पावर का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती है। इससे कार्नेज और वेनम दोनों ही कैसिडी और एडी के शरीर से अलग हो जाते हैं। फ्रांसिस घंटा घर के घंटे के नीचे दब जाती है। इस बीच वेनम सभी को बचा लेता है। कैसिडी के शरीर से अलग हुआ कार्नेज कैसिडी के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम वहां पहुंचकर कार्नेज के सिम्बियोट को उठाकर कच्चा चबा जाता है। वेनम कैसिडी को पकड़ लेता है और उसे खाकर अपनी भूख मिटाता है। इसी वक्त पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी होती है। पुलिस से बचते हुए एडी डैन को कहता है कि तुम एन को अपने साथ ले जाओ। मूवी में यह भी दिखाया जाता है कि फ्रांसिस के हमले के बाद भी डिटेक्टिव पैट्रिक जिंदा था। इस सीन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है और फिर दिखाया जाता है वेनम मूवी के अगले सीक्वेंस के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन। यहाँ दिखाया जाता है कि वेनम और एडी समुद्र के किनारे के पास बैठे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एक रूम की तरफ, जहाँ एडी एक बेड पर सो रहा होता है और वेनम उससे बात करता है कि क्या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ राज छिपाने चाहिए, मगर तब एडी कहता है कि हम सभी का एक पास्ट होता है। तभी आसपास की सारी चीजें बदलने लग जाती हैं। एडी को लगता है कि यह सब कुछ वेनम कर रहा है। सामने से एक रोशनी सी चमकती है और टीवी पर स्पाइडरमैन के न्यूज़पेपर हेड को देखने लगते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि वेनम स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में पहुंच चुका है। ये उस वक्त की झलक होती है जिस वक्त टॉम हॉलैंड, यानी कि हमारा MCU वाला स्पाइडरमैन, जस्ट अभी अभी मिस्टीरियो को हराया होता है। इसका मतलब ये है कि वेनम भी स्पाइडर वर्स का हिस्सा बन चुका होता है और इस सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग वीडियो अपलोड करने तक 6.0 है। इस मूवी के डायरेक्टर एंडी सर्कीज हैं और फिल्म के मुख्य किरदार में टॉम हार्डले, वुडी हैरिसन, मिशेल विलियम्स हैं। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर बटन जरूर दबाएं। एक लाइक आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। Thank you for watching.